बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे या सॉल्व कर रहे थे जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको। तो यहाँ पर जो है पेपर का जो है फर्स्ट पार्ट लगभग हम लोगों ने कर लिया। फर्स्ट पार्ट से मतलब ये है कि चूँकि खंड में विभाजित नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए बच्चों इस पेपर को हम लोगों ने बच्चों प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। चौथे प्रश्न से आज हमें करना है स्टार्ट। तो यहाँ पर विशेष बातें आप पहले ही जान चुके हैं। पहले के वीडियो में पहला प्रश्न जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा, जिनके सभी उत्तर हम लोग कर चुके हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न जो रहेगा वो थोड़े उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि 1 नंबर के प्रश्न आएंगे, और तीसरा प्रश्न जो रहेगा आपके 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पेपर बच्चों आपका लेंदी होगा। अगर इसका पहला पार्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर डला हुआ है, उसको जाकर देखिए, उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिए बच्चों। उसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, निश्चित रूप से आएगा, केवल जो है कुछ चीज़ें जो है वो बदल दी जाती हैं। जैसे कि रूट जो तीसरे का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √3a का परिमेय संख्या है। निश्चित रूप से आना ही आना है बच्चों, 3 की जगह कुछ और भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आने ही हैं, उनको निश्चित रूप से आप किस तरीके से हल करना है आप जो है वो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 4 से, जहाँ पर चौथे में भी बच्चों 4 खंड हैं इसके, क ख ग घ। ये सारे प्रश्न बच्चों 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर जो है सभी प्रश्नों को करना है, क ख ग घ, इन सारे प्रश्नों को करना है, कोई विकल्प नहीं है बच्चों, 2-2 नंबर के ही सारे प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर देखिए जो इसका पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, निश्चित रूप से ये प्रश्न भी रिपीटेड होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हो सकता है ये आपके तीसरे नंबर यानी जो लघुत्तरीय प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न है 1-1 नंबर वाले, उसमें आ जाए, या तो फिर इस वाले प्रश्न में आ जाए। तो यहाँ पर संख्याएं जो है आपकी चेंज कर सकता है, 1032 और ये 272 की जगह कुछ और कर सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने के लिए प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो ये प्रश्न बच्चों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है हम लोगों को बच्चों प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है कुछ भी अंक जो है आ सकते हैं, लेकिन मेथड वही रहेगा करने का। अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको ये प्रश्न बन जाए। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसका HCF ज्ञात करने के लिए वो लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर रफली हम सबसे पहले वर्क करेंगे, जो कि है आपका ये वाला वर्क। यहाँ पर जो भी जिस चीज़ पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए 272 जो है छोटी संख्या, 1032 बड़ी है। तो 1032 में हम सबसे पहले 272 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर 3 बार भाग जाएगा और यहाँ पर जो है शेषफल बचेगा 216। जो भी शेषफल बचेगा बच्चों, उस जो शेषफल में से जो यहाँ जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको प्रक्रिया को जो है फिर वही प्रक्रिया करते जाना है। तो यहाँ पर हमने 272 में फिर से भाग दिया, एक बार गया, तो यहाँ पर एक बार जाने के बाद 56 शेष बचा। सब जो 56 बचा है, 56 बचा है बच्चों, उसमें उससे हम भाग देंगे किसका, 216 में 56 का से भाग देंगे 216 में। जो यहाँ पर दिया है वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी बच्चों, ठीक है। यही प्रक्रिया होती जाएगी। जैसे 272 था तो यहाँ 272 आ गया, तो ये प्रक्रिया जो है चलती जाएगी। तो 56 से जब हम भाग देंगे 3 बार जाएगा, 168 हुआ, 48 जो है वो शेष बचा। अब फिर इस 48 में जो है ये जो 48 से जो है 56 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा आपके पास में 8। फिर 8 से भाग देंगे किसमें, 48 में, तो ये 48 आपका फिर यहाँ आ गया। तो ये प्रक्रिया बच्चों चलती जाएगी, और कब तक चलती जाएगी, जब तक कि आपका शून्य प्राप्त नहीं हो जाता है। तो जैसे ही आपका शून्य प्राप्त हो जाएगा तो वहाँ पर आपकी ये प्रक्रिया रुक जाएगी। तो यहाँ पर जो है लास्ट में हमारी ये प्रक्रिया शून्य हो गई। अब यहाँ पर जो है आपको लिखना किस तरीके से है ये तो आपने समझ लिया बच्चों, किस तरीके से आपने ये किया है। तो ये सब हर प्रश्न में बच्चों अगर ये इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपको ये साइड में जो है इसको करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको मेन लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अब यहाँ पर इसमें चूंकि इस प्रमेयिका में चरण के रूप में लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे चरण फर्स्ट जो है सबसे पहले आप लिखेंगे जो हमने जो किया है बच्चों, यहाँ देखिए समझिए। तो सबसे पहले चरण फर्स्ट जो आएगा आपका, उसमें जो है सबसे पहले हमने 1032 में 272 का, तो यहाँ पे 1032 लिखेंगे। और ये 1032 किसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, 272 गुणे 3, और जो शेषफल बचा है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 272 गुणे 3 प्लस शेषफल आया। अब चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है इसलिए फिर वो प्रक्रिया चलेगी, चरण 2 भी आएगा आपका। तो यहाँ पर जो ये 272 फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह 216 आ जाएगा, इसी तरह 56 आ जाएगा, इसी तरह
48 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये प्रक्रिया करनी है। 272 बराबर आ जाएगा कि 272 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए आप, तो 216 गुणे 1 और बटे में 56 आ रहा है शेषफल, तो वो जोड़ देंगे आप। ठीक है, तो 216 गुणे 1 प्लस 56 जीरो के बराबर नहीं। फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी बच्चों। तो हम 216 जो ये यहाँ वाला है इसको यहाँ लिखा जाएगा। तो 216 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 56 से भाग दिया तो 56 गुणे 3 और प्लस 48 शेषफल जो बच रहा है वो आप लिखिएगी, चूँकि 48 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये चीज़ लिखना ज़रूरी है बच्चों, बिल्कुल जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आपको चरण लिखने हैं, बस अंक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्रक्रिया वही करनी है। कितने चरण होंगे वो उस बात पर निर्भर करता है जब तक शेषफल आपका शून्य नहीं प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर 56 को जब हम भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर 48 गुणे 1 प्लस 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, 48 को फिर किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 गुणे 6 प्लस 0। ठीक है, तो शेषफल आपका शून्य आ गया। यहाँ पर आपकी प्रक्रिया रुक गई। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो किस संख्या से जो है आप भाग दे रहे हैं, तो शून्य आ जा रहा है। तो 8 से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में भाग दिया। यहाँ देखिए किस संख्या से भाग कर रहे हैं बच्चों, 8 से भाग कर रहे हैं। तो 8 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। 8 पर जो है आपकी प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा, आपका महत्तम समावर्तक हो जाएगा। अतः जो है महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 272 और 1032 का महत्तम समावर्तक 8 होगा। तो इस प्रश्न बच्चों समझ में आ गया बच्चों। इसी तरीके से जो है इस प्रश्न को करने की विधि है, इसी तरीके से पूरा करना है आपको। प्रक्रिया यही रहेगी, अंक चेंज हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है, 100% बच्चों आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इसका बच्चों खा प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो हमें सिद्ध करना है CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जो है आइए देखते कैसे हल करना है इसको। तो यहाँ पर बच्चों जो दिया रहेगा उसको पहले हम एक चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ये जो है एंगल जो है बराबर है, और हमें सिद्ध करना दर्शाना है कि ये जो चीज़ प्रश्न में दिया है वो उसको आपको निश्चित रूप से लिखना है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इसलिए उसके नंबर आपको निश्चित रूप से मिलने ही वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए जब चित्र बन गया आपका, जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमने लिख ली हैं। अब यहाँ पर जो है त्रिभुज DAC और त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर देखिए ये जो है एंगल जो है एंगल D जो है एंगल A के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो D एंगल है वो ऊपर वाला जो एंगल दिया गया है A उसके बराबर है। और एंगल C जो है देखिए यहाँ पर ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में ये शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए दो कोण बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कोण कोण समरूपता से जो है दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज है तो भुजाएं क्या होंगी, उनकी समानुपातिक होंगी। इसलिए DA बटे AB बराबर AC बटे BC और बराबर DC बटे AC। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों त्रिभुज के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम इस वाले को लेके चलते हैं, ये वाला पार्ट है आपका। ठीक है, तो इसको हम लेकर के चल रहे हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए जब इन दोनों को हमने लिया है तो यहाँ पर AC से AC का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CB इंटू DC। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रूफ। इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, वो 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड आपको खींचना है और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है, और दोनों भागों की माप भी आपको लेनी है कि कितनी माप आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे AB। ठीक है, ये भी हमने रेखाखंड खींचा। इसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है प्रकार की सहायता से जो है गोला प्रकार की सहायता से सबसे पहले यहाँ पे जो है 5 जो है वो बराबर चाप लगा लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, हमने 5 चाप इसमें बच्चों लगा लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो 5वीं रेखा है यानी A5, उसको नाम भी हम दे देंगे बच्चों। सबसे पहले ये AP रेखा खींचा, इसके बाद फिर एक जो है कोण भी कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींच लिया। ठीक है, इसके बाद जो है हमें ये चाप लगानी है 5 बराबर बराबर। यहाँ पर प्रकार को हिलाना डुलाना नहीं है, जहाँ पर A1 चाप आएगा बच्चों वहीं पे A1 पे फिर रखेंगे उसी प्रकार की नोक को, फिर A2 लगेगा चाप, फिर A2 पे रखेंगे तो A3 लगेगा। फिर इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते 5 हमको चाप लगाने हैं। इसके बाद A5 से जो है लास्ट वाला बिंदु B को है वो हमें मिला देना है। और साथ ही बच्चों ये जो ये एंगल आया है आपका
इसके बराबर जो है हम यहाँ पर भी एंगल खींच लेंगे। अब इसको किस तरीके से खींचना है, तो यहाँ पर देखिए इसको खींचने के लिए जो है यहाँ पर आप एक प्रकार की सहायता से इसको चाप मारिए। ठीक है, सेम वही चाप जो है, चूँकि 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो यहाँ पर जो है 2 को छोड़ करके जो है हमने यहाँ पर एक जो बिंदु A3 वाला बिंदु है वहाँ पर सेम जो चाप हमने यहाँ पे लगाया था प्रकार की सहायता से, बिना डुलाए यहाँ पे प्रकार की सहायता से लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से A बिंदु से जो है यहाँ तक की दूरी नापते हुए जो है वो नाप लेंगे। फिर वही चाप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो है एक हम लगा देंगे। तो जब यहाँ पे लगा देंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपको जहाँ कटान बिंदु दिख रहा है, ये वाला बिंदु जो है, ये बिंदु जो है आपको जो दिख रहा है A3, और उस बिंदु से होती हुई एक रेखा खींचेंगे A3P। ठीक है, तो ये जो रेखा होगी वो दिए गए 5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर नापना है आपको कि वो अनुपात क्या होंगे, तो हमने नाप दिया बच्चों। AP बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और PB बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 2:3 के अनुपात में हमारा रेखाखंड विभाजित हो गया। इसके रचना के चरण भी अनिवार्य रूप से आप बच्चों लिख लीजिएगा, जैसा जैसा कर रहे हैं वैसे ही रचने के चरण आपको पॉइंट वाइज बना करके लिखने हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों घा प्रश्न की ओर। घा प्रश्न जो है आपका वो है cos थीटा बराबर 7/8। तो हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है। ठीक है, तो cot थीटा का मान जो दिया है 7/8 दिया है, और ये हमें ज्ञात करना है। जो चीज़ें दी हुई हैं प्रश्न में वो लिख लिया हमने, और जो ज्ञात करना है वो लिख लिया। अब चूंकि जानते हैं बच्चों यहाँ पर जो फार्मूला दिख रहा है, यहाँ A + B A - B टाइप का दिख रहा है, तो A + B A - B बराबर होता है A² - B²। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला पद जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1² - sin²। उसी तरह कास के लिए भी हो जाएगा 1² - cos² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - sin² थीटा बराबर होता है, फार्मूला होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा बराबर हो जाएगा sin² थीटा। तो ये फार्मूला आपने याद किया होगा बच्चों जब आप जो है ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है इन दोनों फार्मूलों को साइड में जो है लिखना ज़रूरी है, वो भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर cos² थीटा बटे sin² थीटा आ गया। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो cos² थीटा बटे sin² थीटा को जो है ये स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जो हो गया आपका cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। अब यहाँ पर cot थीटा का मान प्रश्न में ही दिया हुआ है 7/8। तो यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, मान पुटअप कर दिया है, और मान पुटअप करने के बाद जो है इसको हमने 7 का स्क्वायर किया 49 हो गया, 8 का स्क्वायर किया 64। तो इस प्रकार से बच्चों इसका मान हमारे पास में 49/64 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। तो आइए देखते हैं, चूँकि यहाँ पर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, धनात्मक पूर्णांक जो है 2 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर हम उसको x और x+1 लेके लिख सकते हैं, और वर्गों का योग करके समीकरण बनाएंगे और उसको हल करेंगे, और जो मान आएगा वो जो है वो उसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करने हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो है बच्चों आप लिख दीजिएगा कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, और दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, चूंकि क्रम से है तो x+1 हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रश्न के अनुसार दिया गया है x², दोनों का स्क्वायर जो है वर्गों का योग दिया गया है, तो यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 365 दिया गया है। इसके बाद आप हल करेंगे इनको। अब यहाँ पर बच्चों इनको हल करेंगे, तो यहाँ पर पहली संख्या x थी, x+1 का स्क्वायर यहाँ पर हमने ले लिया है। अब x+1 A+B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + 2AB + B²। यहाँ पर ये आ गया आपका, इसको हल करेंगे, यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगा x² + x - 182 बराबर 0। अब उसको बच्चों तोड़ेंगे तो x - 13 x + 14 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा अब 13, और x बराबर -14 आ गया। तो चूंकि दिए हुए पूर्णांक जो है चूंकि धनात्मक संख्याएं हैं, तो इसलिए हमको माइनस नहीं लेना है। तो वास्तव में पूर्णांक क्या हो जाएंगे 13 और 14 हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो धनात्मक अभिष्ट पूर्णांक क्या हो जाएंगे 13 और 14 हो जाएंगे, जो कि क्रमागत हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हमको लेके चलने हैं, तो 12 और 13 जो है 13 और 14 जो है बच्चों यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है आपका बच्चों बिंदु जो दिए हुए हैं -4 और 6, बिंदु A बिंदु दिया है, B बिंदु दिया है, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये बिंदु जो है इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बच्चों, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, अंक जो है चेंज हो सकते हैं, लेकिन करने का मेथड बिल्कुल इसी तरीके से होगा। आइए देखते हैं आपको इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। सबसे पहले जो है माना बिंदु AB को बिंदु P जो है वो m/1 के अनुपात में काटता है। m1 m2 भी मान सकते हैं आप, या तो फिर m/1 के अनुपात में हमने मान लिया है। तो Px बराबर क्या हो जाएगा m1x2, फार्मूला आपको पता होगा, ये फार्मूला सब में लगाना बच्चों, सब यही फार्मूला ही रहेगा, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, इसी तरह m1y2 + m2y1 बटे m1 +
m2। यहाँ पर जो है m अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर जो है बिंदु रख देंगे और यहाँ पर जो है m और 1 जो है रखते हुए हमने इसको जो है वो हल किया है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से जो है हमने इसके अनुपात में काटने वाला फार्मूला लगा दिया, m1x2 + m2x1, और ये वाला फार्मूला pxy बराबर हो गया। इसी तरह m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। इसको यहाँ पे ये आ गया बच्चों। यहाँ पर m की जगह हमने m रखा है, m1 की जगह m रखा है और m2 की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया है। अब इसको हल करेंगे आगे। तो यहाँ पर बच्चों इसको हल करेंगे जब हम, तो यहाँ पर देखिए जब हमने इसको ये तुलना की तो ये इसके बराबर आ जाएगा, -4 के बराबर आ गया, और ये दूसरा वाला जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको हम हल कर, तो यहाँ पर बच्चों इसके मान जो है तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए m का मान जो है इसमें से आएगा और इसमें से भी बच्चों m का मान ज्ञात होगा। इन दोनों में से कोई सा भी बच्चों आप हल करेंगे तो m का मान जो एक में 2/7 आ रहा है, यहाँ इसमें भी जो है 2/7 आ रहा है। तो m का मान हमें पता चल गया। तो यहाँ पर जो है रेखाखंड को जो है 2/7 यानी कि 2:7 के अनुपात में जो है वो विभाजित करता है, -4 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रेखा AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इस तरीके के प्रश्न जरूर से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। गा प्रश्न जो आपका दिया गया है वो देखिए यहाँ पर दिया है, त्रिज्या दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु की, और यहाँ पर धातु का एक गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन जो है वो बनाया गया है, ढाला जाता है, और बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ें दी हैं, जब बच्चों आपको कभी ऐसा हो कि आपको वो प्रश्न नहीं बन रहा है, तो जो सारी चीज़ें दी होती हैं प्रश्न में वो सब लिख दिया करिए कि ये चीज़ें दी हुई हैं और क्या ज्ञात करना है, और उससे संबंधित अगर आपको फार्मूला याद है तो वो फार्मूला वगैरह भी लिख दीजिए। प्रश्न नहीं हल कर पा रहे हैं, कोशिश कीजिए उसी में आगे पीछे आप हल करने की। अगर उत्तर सही भी नहीं आता तो भी बच्चों स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो कुछ ना कुछ नंबर आपको उस प्रश्न में निश्चित रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया है, हमने लिख दिया। ठीक है, गोले की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या दी हुई है, मान लिया हमने बेलन की ऊंचाई क्या है, h मान ली। ठीक है, क्योंकि गोले से ही बेलन बनाया गया है इसलिए जो उसका आयतन होगा वो बराबर होगा। तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है गोले का आयतन πr²h और यहाँ बेलन का 4/3 πr³ हो गया। ठीक है, जब इसको बराबर करेंगे बच्चों आप, तो यहाँ पर r का मान दिया हुआ है वो हमने रख दिया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने रखते हुए जो है इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका मान जो है हमने रख के h जो है हमें ज्ञात हो जाएगा। h बराबर क्या हो गया, 2.744 सेंटीमीटर। यही आपका चूँकि ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो ये h जो है ये ऊंचाई हो गई। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नगरों की साक्षरता दर जो है वो प्रतिशत में दिखाई गई है। तो यहाँ पर हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। साक्षरता की दर दी हुई है और यहाँ पर नगरों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों। तो आइए देखते हैं प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। चूँकि माध्य ज्ञात करना है बच्चों, तो समांतर माध्य का फार्मूला जो है हमें पता है कि σ/xi बटे σ/i होता है। तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद f यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर अब इन सबका टोटल कर लेंगे। ये हो गया xi जो हो जाएगा वो इन दोनों को जोड़ते हुए उसका आधा करते जाएंगे। तो यहाँ पे 45 धन 55 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 50। इसी तरह 60 70 80 90 आ गया। फिर यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, σ/xi का मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लास्ट में टोटल करेंगे सब इसका, और यहाँ पर σ/xi का टोटल आया 2430 और यहाँ पर σ/fi का आ गया आपका 35। ठीक, तो यहाँ पर इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पर x का मान आ गया जो है समांतर माध्य जो कि आ गया आपका समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 69.4। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे σ/xi बटे σ/fi करके। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने अभी इस वीडियो क्लास में जो है 5वें नंबर तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, यहाँ तक के प्रश्न। और 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट है, मगर क्योंकि सारा प्रश्न हम लोग हल करके देख रहे हैं तो ज़रूर से इसके सारे पार्ट ज़रूर देखिएगा बच्चों। 6वां पार्ट और 7वां पार्ट जो है, 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा बच्चों, तीसरे पार्ट में आएगा। और बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में नेक्स्ट पार्ट को हल करते हुए।